1 बजे तक हो जाएगा। हाँ हाँ, 1 बजे तक पढ़ लो तो कंप्लीट हो जाएगा। चलो इधर देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम लोग देख रहे थे। तो पहला पार्ट एक्सट्रैक्शन में, पहला पार्ट हम लोग एक्सट्रैक्शन का देख लिए थे, ठीक है, फुल 90 होगा। एक्सट्रैक्शन हम लोग देख चुके थे पहला पार्ट का, जो कि किसका था, हाईली रिएक्टिव का। थोड़ा सा रिवाइज अगर करवाना चाहे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम लोग देखे कैसे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग किए थे उसके मेटल्स को। तो पहले, सबसे पहले अगर मेटल का ओर हमको मिलता है, ठीक है, तो उसका मोल्टेन स्टेट लेकर के जाते हैं, मतलब कि उसको पिघला देते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे डाल देते हैं, वो पिघल जाता है। पिघलने के बाद उसका हम लोग, हाँ लिक्विड फॉर्म में, कुछ और लिक्विड मिला देगा तब, कोई और लिक्विड मिलाएगा तो सॉलिड पिघला देगा। किसी लिक्विड में इतना दम है? और हाँ, बार बार ये भी चीज याद रखना है कि तुम कोई भी काम कर रहे हो तो क्या प्रॉफिटेबल है वो कि नहीं है ना, कम से कम टाइम में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, दोनों एक ही चीज होता है। बुक में यहाँ एक्टिविटी सीरीज लिखा हुआ रहता है, हाँ, कहीं कहीं रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखा हुआ रहेगा। अरे कल बोल चुके थे, कल नहीं, पिछला जब लेक्चर था कि इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलो इधर कोई नहीं। तो उसमें हम लोग फिर एनोड और कैथोड बना लेते हैं, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया करते थे, ठीक है। एनोड और कैथोड दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड जब भी हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे केस में तो हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रोड ही लेते हैं, ठीक है। कार्बन का एक प्योर इलेक्ट्रोड होगा और एक होगा ग्रेफाइट का लाइनिंग, उतना हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि एनोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा चिपकने के लिए, और कैथोड के पास कैसा चार्ज आएगा चिपकने के लिए, याद। तो कैथोड आया केटायन शब्द से, और केटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जहां पॉजिटिव चार्ज आकर के चिपकेगा। और कैथोड किसको बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड को। कैथोड किसको बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड को। मतलब कि निगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब निगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रोड में होगा तो वो अट्रैक्ट किसको करना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को। और पॉजिटिव चार्ज होता किसके पास है, मेटल का जब आयन बनता है उसी के पास ना। मतलब कि मेटल जो भी होगा वो कहां चिपकेगा जाकर के, कैथोड के पास, याद रहेगा। मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर कैथोड के पास कौन चिपकेगा जाकर के, तो मेटल चिपकेगा, ठीक है। और जो उस मोल्टेन स्टेट में जो भी नॉन मेटल वाला पार्ट होगा वो कहां जाएगा चिपकने के लिए, एनोड के पास जाएगा चिपकने के लिए। बस इतना याद रखना, ठीक है, जिसका हम लोग फ्लो चार्ट भी ऐसे बनाए थे। अगर तुम किसी का फ्लो चार्ट याद रखते हो तो फ्लो चार्ट से आसानी से कोई भी क्वेश्चन, ये सब जो एक्सट्रैक्शन वाला है वो कर पाओगे। एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, मतलब नाम मात्र का, या बनेगा ही नहीं, समझे। जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा रिफाइनिंग में बनेगा जाकर के। इसका रिफाइनिंग जो हम लोग करते हैं ना, वहां से क्वेश्चन बनता है। ऐसा देखा ही नहीं गया या फिर बहुत कम देखा गया कि इससे क्वेश्चन भी बनाया जाता है, बस हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आता है, तो जिंक आता है, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन और कॉपर। ये सब कौन है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, जिसको हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव भी बोलते हैं। मॉडरेट मतलब बीच बीच का, ठीक है। तो अगर, हेलो इधर ध्यान से सुनना है, अगर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स ऑक्साइड के ओर के फॉर्म में है, किस ओर के फॉर्म में है, ऑक्साइड ओर है, मतलब कि हो सकता है कि जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में हो, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जो होता है, अगर ऐसा ऑक्साइड के फॉर्म में हो तो सीधा हम लोग हीट और कार्बन दे देंगे। क्या क्या दे देना है, हीट और कार्बन, तो मेटल अलग हो जाएगा। लेकिन कब, जब ऑक्साइड के फॉर्म होगा तब। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ऑक्साइड के फॉर्म में ही मौजूद होगा। तो कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्बोनेट नहीं तो फिर सल्फाइड के फॉर्म में होता है। ऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन और एल्युमिनियम दे, थर्माइट रिएक्शन तुम बोल रहे हो, एल्युमिनियम लगाएंगे, थर्माइट रिएक्शन उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रुक जाओ, लास्ट पार्ट वो पढ़ाएंगे, अभी थर्माइट रिएक्शन नहीं। जब ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या दे देंगे, हीट प्लस कार्बन। जैसे ही हीट और कार्बन देंगे, कार्बन होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना,
मेटल ऑक्साइड होगा और किस फॉर्म में है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, तो मेटल के साथ जो ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन को वो खींच लेगा, कौन, कार्बन, ठीक है, फिर क्या बचेगा, मेटल सिर्फ बचेगा, समझ गए, तो मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया इस तरह से। लेकिन अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो फिर ये कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है। ऐसा सुने हो कभी, कॉपर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऐसे करती है, नहीं सुने हो कॉपर सल्फाइड का नाम पहला चैप्टर में, तो इसका कलर वगैरह हम लोग पढ़ करके रखे हुए हैं, कॉपर सल्फाइड का कलर, और हाइड्रोजन सल्फाइड तो फिर भी कितना बार आया, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जब पढ़ रहे थे तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी दिखाए थे, तो चलो कोई नहीं। तो इसका जब सल्फाइड के प्रेजेंस में होगा, ये साथ होगा, या फिर कार्बोनेट के साथ होगा, कार्बोनेट मतलब CO3 लगा हुआ होना, सल्फाइड मतलब S लगा हुआ, ठीक है, सल्फर लगा हुआ, अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस करने वाले हैं कि उसका सल्फाइड, उसका सल्फर जो उसको साथ छोड़ दे, या फिर कार्बोनेट जो उसका साथ छोड़ दे, अरे समझ रहे हो, या तो कार्बोनेट साथ छोड़ दे, नहीं तो फिर सल्फर उसका साथ छोड़ दे, और फिर वापस से किस में आ जाए, ऑक्साइड के फॉर्म में, और ऑक्साइड के फॉर्म में है तो हमको पता है ना कि क्या करते हैं, हीट देते हैं और प्लस कार्बन दे देते हैं, ठीक है, कार्बन जो उसका ऑक्सीजन खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, और बचेगा फिर आखिरी में मेटल। इतना तो बोलने का जितना बोले, अब कितना ऊपर से गया होगा, अब लिखेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इसका फ्लो चार्ट पढ़ना होता है, ठीक है। अभी कौन तुम लोग का दोस्त बोल रहा है बाहर में, बताओ तो। वीडियो देखने वाला लगेगा कुत्ता को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पॉज करके लिख देते हैं पूरा, देख, छोड़ो सो। हाँ, तो ये सबसे पहले जो हमारी बात की है, इधर देख लेते हैं, अगर फिर से वैसे बोल क्या, हाँ कोई बात नहीं, हेलो इधर देखो, अगर यहां और है, और किस फॉर्म में हो जी, और किस फॉर्म में हो, ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, तो यहां पर हम लोग देंगे हीट, ये क्या है, हीट का साइन है, और हीट के साथ क्या दे देंगे, कार्बन, तो ये क्या क्या दे देगा हम लोग को, मेटल दे देगा, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दे दे, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड याद नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे याद रख सकते हो। चलिए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार हम लोगों को ऑक्साइड के फॉर्म, ऑक्साइड वाला ही और मिले, अरे जरूरी है कि हर बार ऑक्साइड वाला और मिले, हो सकता है कि सल्फर लगा हुआ और मिल जाए, नहीं तो फिर कार्बोनेट लगा हुआ और मिल जाए, और भी तरह के और होंगे, लेकिन हम लोगों को इतना ही पढ़ना होगा, ठीक है। और ये 3 बहुत होता है, मोस्ट ऑफ द 70-80% से ज्यादा जो और प्रेजेंट है ना, वो सल्फाइड के फॉर्म में, नहीं तो फिर ये ऑक्साइड के फॉर्म में, नहीं तो कार्बोनेट के फॉर्म में, इतना में ही 80% कवर हो जाता है, ठीक है। आते हैं, अच्छा, और जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में ना हो करके ये किसके फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, और नहीं तो फिर किसका फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में, किसका फॉर्म में हो सकता है, क्या हुआ, अरे तुम लोग डरना नहीं, यहाँ पे रखा हुआ ये सब सामान, ये सब के चक्कर में पगला है तुम लोग, 15-20 हजार का लॉस करा देगा। हाँ, यहाँ पे कार्बोनेट और क्या है, कार्बोनेट और आ सकता है, और नहीं तो फिर कौन सा और हो सकता है, सल्फाइड का और हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। कार्बोनेट और जैसे ही आया, कार्बोनेट और मतलब समझते हो क्या लगा हुआ रहेगा मेटल के साथ, CO3, क्या लगा रहेगा, CO3, ठीक है। तो इसको हम लोग देते हैं हीट, क्या देंगे इसको, हीट। क्या इसमें पहले से ऑक्सीजन है, O लिखा हुआ है, पहले से क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, पहले से क्या लिखा हुआ है जी, ऑक्सीजन, O लिखा हुआ है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ हीट नहीं देंगे। अब इसमें सल्फाइड में सिर्फ क्या रहेगा, सल्फर, ठीक है, तो इसलिए इसको ऑक्सीजन के साथ हीट देते ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्साइड आ जाएगा तब ना, ये काम लास्ट में फिर से करेंगे, फिर से समझते हैं। कार्बोनेट और
का जब हम लोग कार्बोनेट ओर को जब हम लोग गर्म करने वाले होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। याद कैसे रखेंगे सर? और जब सल्फाइड ओर को हीट देते हैं तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? अब देखो इसको कैसे याद रखते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर इतना याद है कि कैल्सिनेशन रोस्टिंग नाम का कोई चीज होता है, क्या अगर इतना याद है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग नाम का कोई चीज होता है, और ये भी अगर याद है कि ये कार्बोनेट और सल्फाइड और जैसा कुछ होता है, तो रिलेट कर पाओगे, तभी रिलेट कर पाओगे कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो है कार्बोनेट और भी हो सकता है और सल्फाइड का और भी हो सकता है, और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए या तो कैल्सिनेशन करते हैं, नहीं तो फिर रोस्टिंग करते हैं। तो फिर किसका कैल्सिनेशन और किसका रोस्टिंग हो वो देख लो। C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन, यहां याद रहेगा। अच्छा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में एक चीज और कंफ्यूजन होता है कि एक के साथ ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं और एक में ऑक्सीजन के बिना हीट करते हैं। ये कैसे याद रहेगा? क्या इसमें पहले से ऑक्सीजन है? इसमें पहले से ऑक्सीजन है? अरे बोलो ना, इसमें पहले से ऑक्सीजन है। किसमें? कार्बोनेट में। अगर कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन यहां पे नहीं देंगे। ठीक है, तो कैल्सिनेशन एक कैसा प्रोसेस हो गया? एक ऐसा प्रोसेस जो हम लोग कार्बोनेट के ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। हीट किए और यहां लिख देते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोल दिए? अच्छा, कैल्सिनेशन प्रोसेस होने के बाद जो हमारा ओर होगा वो किस फॉर्म में आ चुका होगा? ऑक्साइड के फॉर्म में। और अगर ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया तो ऑक्साइड के फॉर्म में आया तो फिर से ये वाला प्रोसेस कर देंगे। अरे बोलो, ऑक्साइड के फॉर्म में आया ना और, तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट प्लस कार्बन दे देंगे। ठीक है, अब यहां आते हैं। हाँ, मतलब कि ऑक्सीजन वहां पे नहीं है और हम लोग हीट इसको कैसे समझोगे? हाँ, तो हम लोग यहाँ पिघलाना नहीं है जी, हम लोग को यहाँ पे जलाना नहीं, हम लोग को यहाँ पिघलाना नहीं है, हम लोगों को यहाँ बस हीट देना है। जैसे पहले से अगर हमारे पास कुछ गर्म चीज है, ठीक है, या फिर कहीं से हम लोग हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल देते हैं। कढ़ाई हम लोग गर्म कर लिए कहीं, ठीक है, और उस गर्म कढ़ाई को ला करके और उसके ऊपर ये चावल का दाना रख दिए तो क्या भुंजा बन जाएगा? नहीं सर बोलती है। हाँ, गरम कढ़ाई पे तो हीट मिला उसको। जो रोस्टिंग, जो हम लोग रोस्ट करते हैं कोई कोई सामान को, जैसे कि चना उलाते, ये चना बोलते हैं, बादाम उलाते हैं, रोस्टिंग ही है वो। ठीक है, ये रोस्टिंग और वो रोस्टिंग अलग अलग चीज है। ठीक है, तो वो रोस्टिंग ही है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग रोस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं या फिर यहाँ पर कर रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि हीट दे रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे बोलते हैं, आग के साथ कर रहे हैं, फ्लेम के साथ। लेकिन अगर जो ऐसा हमारे पास कुछ गरम करने का बारी आए, जैसे तुम्हारा, चलो गरम करते हैं, आयरन वाला एग्जांपल ले लो, प्रेस करते हैं ना कपड़ा, तो क्या वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है? हेलो आयुष, प्रेस जब कपड़ा करते हैं तो क्या बिना, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पर कपड़ा प्रेस करते वक्त गर्म नहीं होगा वो? तो बिना ऑक्सीजन के भी तो हम लोग हीट दे सकते हैं। पता चल रहा है इतना? बस ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर हम लोग आग लगाने की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम लोग हीट देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, और ऑक्साइड के फॉर्म में आया और ऑक्साइड को क्या कर दिए? फिर से हीट और कार्बन के साथ दे दिए हीट को, जिसके वजह से मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहां पर आते हैं सल्फाइड और। सल्फाइड और में यहां पर क्या है जी? सल्फर। क्या आर जो है एस के बगल में आता है, ऐसे आर और एस अगल बगल है। ठीक है, तो सल्फाइड जहां आया वहां पर कौन आ जाएगा? रोस्टिंग। और कार्बोनेट से आया सी, और कैल्सिनेशन में भी है सी। ठीक है, तो सल्फाइड का एस के बगल में कौन है? आर। मतलब सल्फाइड रहा तो रोस्टिंग करेंगे, सल्फाइड रहा तो रोस्टिंग करेंगे। और सल्फाइड में क्या ऑक्सीजन मौजूद है? नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। सर क्यों ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे? क्योंकि हमको इसको ऑक्साइड के फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है? ऑक्साइड के फॉर्म में। क्योंकि जैसे ही ऑक्साइड के फॉर्म में इसका और आएगा, जैसे ही
इसका और ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा, वैसे ही हम लोग फिर से हीट और कार्बन दे करके इसको रिड्यूस करवा लेंगे। ठीक है, अब इसका ओवरऑल फ्लो चार्ट, ये अलग अलग तो पढ़ा दिए, अब ओवरऑल फ्लो चार्ट इसका। यहां पे और है, अगर सल्फ कैल्सी ये कार्बोनेट और है, अगर क्या है यहां कार्बोनेट और है तो ये, और अगर सल्फाइड और है तो ये। कार्बोनेट में फिर से रिवाइज कर रहे थे, कार्बोनेट में कौन है जी, सी, और सी से क्या होता है कैल्सिनेशन। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम लोग हीट तो देंगे, हम लोग हीट तो देंगे लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं। अरे हाँ, अभी बोल तो दिए थे वो चीज, इन ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल दिए थे। ठीक है, और यहां क्या आ गया सल्फाइड। सल्फाइड में आता है एस, एस के बगल में कौन है आर, आर से हो गया रोस्टिंग, इसीलिए बोले थे अगर तुमको टर्म याद है तो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, टर्म अगर याद रख सकते हो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। ठीक है, रोस्टिंग में कौन आ गया आर। ठीक है, अच्छा सल्फाइड में सिर्फ कौन होगा जी एस। क्या इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नहीं है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं तो हीट देंगे प्लस ऑक्सीजन भी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डेल्टा और प्लस, अरे डेल्टा मतलब हीट और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब एयर। अच्छा, ये दोनों प्रोसेस से लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा जी, दोनों प्रोसेस से हम लोग को लास्टली मिलेगा क्या, तो ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा ना। ठीक है, अच्छा मेटल ऑक्साइड से, मेटल का ऑक्साइड से हम लोग को मेटल निकालना है, तो फिर से हीट देंगे और कार्बन दे देंगे, हीट और कार्बन। क्या यहां पर कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि मेटल को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। यहां पर हो जाएगा मेटल अलग और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग हो गया। ठीक है, कार्बन के बारे में लिख भी देंगे, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है अगर पूछने का मन हो गया तो। हाँ, कार्बन जैसे बोल रहे हो तुम कि किसी और को भी खींच सकता है। जैसे एक बचपन से एक शब्द सिखाया जाता है कि हेमोग्लोबिन लव्स ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन हैज एफिनिटी टुवर्ड्स, उसी तरह से ना कार्बन हैज एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन जो ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, इसका एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए है, इसका प्रॉपर्टी, इसका एफिनिटी जो है किसी और चीज के लिए नहीं है। अब देखो क्या सर, हम लोग यही चीज मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए कर सकते थे। मतलब अगर जो सोडियम ऑक्साइड प्रेजेंट है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो क्या यही काम हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर पाएगा। हाँ, सोडियम जो ये सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होने के कारण, या फिर ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होने के कारण, ठीक है, इसका ऑक्सीजन के पास, इसका ऑक्सीजन से एफिनिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन। मतलब कार्बन को भी ऑक्सीजन से प्यार है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स को भी ऑक्सीजन से प्यार है। ठीक है, तो अब यहां पर बात आया कि कौन ज्यादा बढ़िया बॉन्ड बना सकता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ या फिर ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, प्यार मतलब बॉन्ड बना लेना। ठीक है, तो वो ज्यादा बढ़िया से बॉन्ड बना करके रखा हुआ है। कार्बन को देखने के बाद भी ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को नहीं छोड़ता। ठीक है, इसी के कारण कार्बन इस जगह पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर मॉडरेट रिएक्टिव में काम कर सकता है। क्लियर हो गया, चलिए। तो यहाँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का दोनों का एग्जाम्पल और डेफिनेशन ऐसे लिख चुके हैं। ठीक है, और ये होमवर्क हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस। ठीक है, चलो अब लिस्ट रिएक्टिव नहीं लिखा, भी क्या बोला, अच्छा
लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को बस हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे जाएंगे। क्या चीज है? हाँ कर दे, अभी तो डस्टर का काम चल रहा है। ये बार बार घुमा देती है जी। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, अच्छा उससे पहले लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होने से पहले हम लोग एक भी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन नहीं देख पाए हैं। एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल एक तो होना चाहिए ना, जैसे कि अगर जो हमको जिंक ब्लेंड को, जिंक ब्लेंड समझते हो? जिंक ब्लेंड, जिंक का जो ओर होता है उसको हम लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं। जिंक का जो ओर होता है उसको क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। चलो जिंक ब्लेंड को एक्सट्रैक्ट करना है तो जिंक ब्लेंड जो है उसका फॉर्मूला होता है ZnS। क्या यहां लगा हुआ है? एस सल्फाइड लगा हुआ है। जिंक देखो तो मॉडरेट रिएक्टिव है कि लीस्ट रिएक्टिव है कि ये हाईली रिएक्टिव? मॉडरेट। अगर मॉडरेट रिएक्टिव है और उसमें सल्फाइड है तो सल्फाइड के एस के बगल में आता है आर, मतलब हो जाएगा इसका रोस्टिंग। मतलब रोस्टिंग होगा। रोस्टिंग, क्या इसमें सल्फाइड में ऑक्सीजन मौजूद है? नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देने को तो रोस्टिंग बोलते हैं। ऐसे करके सोचना, ठीक है? तो जिंक सल्फाइड को क्या कर देंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर दिए? हीट कर दिए। हम लोगों को क्या मिल गया जी? जिंक ऑक्साइड। और इधर जो मिला सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उस सबसे हमको मतलब नहीं है। यहां पर क्या आ गया हमारे पास? जिंक ऑक्साइड। अगर मॉडरेट रिएक्टिव है और वो ऑक्सीजन उसके साथ आया, क्या मॉडरेट रिएक्टिव है और उसके साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन, तो इसको अब क्या कर देंगे? हीट कर देंगे विद कार्बन। यहां प्लस कार्बन यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी प्लस कार्बन लिख सकते हैं, और इसको क्या कर देंगे? हीट। यहां पर हम लोग को मिल जाएगा जिंक अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। मिल गया जिंक मेटल प्योर। ठीक है, प्योर अभी नहीं मिला, ये अभी इसके अंदर इंप्यूरिटीज होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसको बोलते हैं मेटल की सफाई, वो लास्ट वाला लिस्ट रिएक्टिव पढ़ने के बाद वही उसी के ऊपर जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इसी के जैसे अगर जो कॉपर सल्फाइड रह जाता तो क्या रह जाता? कॉपर सल्फाइड। देखो कॉपर सल्फाइड भी मॉडरेट रिएक्टिव के अंदर आता है। क्या इसका तुम लोग कर पाओगे? सल्फाइड है तो इसके बाद इसके साथ फिर से क्या कर देंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट। इसी चीज को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। ये चीज लिखते जाएंगे, है ना? कैल्सिनेशन बोलते हैं। यहां पर क्या आ गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? हाँ, रोस्टिंग जी, रोस्टिंग, रोस्टिंग। यहां भी रोस्टिंग, कॉपर ऑक्साइड। और उसके बाद जो इधर बना कॉपर ऑक्साइड, और इसके साथ क्या लगा देंगे? कार्बन, और फिर से क्या कर देंगे? हीट। ठीक है, और यहां से क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा? ये तो टेस्ट, गैस का टेस्ट हम लोग पढ़े हैं। कितना गैस का टेस्ट पढ़े? 3 या 4? हाँ, 3 या 4 का पढ़े हो? कौन कौन का? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड का ना है 4 का। बस 4 का अगर उसका सेटिस्फाई किया तो समझ में आएगा, नहीं सेटिस्फाई किया तो फिर छोड़ देंगे। ठीक है, वो तो साइंटिस्ट लोगों का काम है, केमिस्ट्री जो बनाया उसका काम है ना, वो बताएगा हमको, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं ये सब चीज। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के पास आते हैं। अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर सल्फाइड के फॉर्म में है, या कार्बोनेट के फॉर्म में है, या ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो जैसे मॉडरेट रिएक्टिव का काम किया वैसे इसका भी काम कर लें। काम खत्म हो गया, लीस्ट रिएक्टिव खत्म। एक चीज बस एक्स्ट्रा, जो लास्ट में कार्बन के साथ हीट देते थे, इसको कार्बन का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कम ये, मतलब कि इतना कम ये रिएक्टिव है कि जैसे हीट देंगे ऑक्सीजन को ये छोड़ देगा, इसको कार्बन का जरूरत नहीं है। समझ गए? दोनों में क्या अंतर है वो समझ रहे हो? मॉडरेट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव में अंतर क्या है? जैसे कि अगर जो बोला, ऐसे करके क्वेश्चन बोला कि कुछ ए सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, इज हैविंग
इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओर या फिर ऑक्साइड ओर, ठीक है, और उसको हम लोग हीट किए, ठीक है, और हीट करने पर हम लोगों को मेटल मिल गया, तो वो मॉडरेट रिएक्टिव है या फिर लीस्ट रिएक्टिव है या फिर हाईली रिएक्टिव है? लीस्ट रिएक्टिव है, सिर्फ हीट करने पर मिल रहा है तो। लेकिन अगर जो हीट किए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन और उसके बाद हम लोग को मेटल मिला, तो वो कौन सा है? मॉडरेट रिएक्टिव है। समझ रहे हो? तो जब ये सब चीज बोले तो इतना दिमाग में घुमा लो, ये सब चीज हर हर मतलब छोटा छोटा चीज को हम थोड़ी बताएंगे, इतना चीज तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है, कि अच्छा ऐसा था कि इसमें कार्बन दे रहे थे तभी छोड़ रहा था, ये बिना कार्बन का छोड़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो दिमाग में बनाओगे क्वेश्चन तब ना। चलिए यहां पे आते हैं, अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में, क्या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स अगर ऑक्साइड के फॉर्म में, इसको दे दो हीट, ये क्या बना देगा? मेटल, और इसका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बोलो, इसका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मिल गया मेटल। चलिए अगर यही कार्बोनेट के फॉर्म है, किस फॉर्म में है? अरे बोलो, और है यहां पे, हो सकता है ये कार्बोनेट के फॉर्म में हो। क्या हो सकता है? कार्बोनेट के फॉर्म में, या फिर हो सकता है ये सल्फाइड के फॉर्म में हो। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो फिर से इसका क्या हो जाएगा जी? कार्बोनेट मतलब सी से हो गया कैल्सिनेशन, क्या हो जाएगा? और अगर सल्फाइड के बगल में होता एस के बगल में आर से होता है रोस्टिंग, तो सल्फाइड वाला का हो जाएगा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन, कार्बोनेट मतलब CO2, तो इसमें ऑक्सीजन का जरूरत है हीट करने का? नहीं, सिर्फ हीट कर देंगे। क्या यहां पर ऑक्सीजन का जरूरत है? यहां पर ऑक्सीजन का जरूरत है। यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मेटल का ऑक्साइड, और यहां से भी क्या मिलेगा हम लोग को? मेटल का ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड है तो इसको क्या कर देंगे जी? हीट कर देंगे। सिर्फ हीट करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा? मेटल और ऑक्सीजन। मेटल अलग, ऑक्सीजन अलग, हो गया। चलिए लीस्ट एक्ट में कार्बन देगा, काम ही नहीं करेगा वो, मतलब कि उसका कोई काम नहीं, वो रह जाएगा ऐसे। हाँ कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा। अरे फिर से हम कार्बन देंगे तो खर्चा आएगा कि नहीं जी? तो हम लोग और का डिफिनीशन में ये चीज क्यों लिखे? क्या हम लोग 7 क्लास 8 क्लास में और का डिफिनीशन में प्रॉफिट वाला बात लिखते थे? हेलो, और का डिफिनीशन में प्रॉफिटेबल जैसा शब्द लिखते थे, 7 8 में नहीं लिखते थे। 10 में क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोगों को जब भी कोई काम इस चैप्टर में करना होगा तो बार बार हम पैसा के बारे में सोचेंगे, टाइम के बारे में सोचेंगे। यहां पर अगर कार्बन दे भी देंगे तो कोई फर्क इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा क्या होगा? कार्बन दे देंगे तो मेटल के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा नहीं। हेलो, मेटल के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन किसके साथ? फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब कोई काम का मेरा रहा नहीं, वो कार्बन रहा जी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर तो कार्बन मेरे कोई काम का नहीं है, झूठ का खर्चा बढ़ेगा। और हम लोग ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम के लिए थोड़ी कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? 1000 टन के लिए, 10,000 टन, लाख टन के लिए एक बार में एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। छोटा मोटा एक्सट्रैक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। तो वहां पे अगर कार्बन कितना भी सस्ता है और लाख टन अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम तो खर्च ज्यादा आ जाएगा ना। तो क्लियर हो गया? yes. लिख लो। चलो यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनाबार हुआ जी। ये सिनाबार मतलब क्या होता है? HGS मतलब मरकरी सल्फाइड। क्या मरकरी लिस्ट रिएक्टिव के अंदर आता है? मरकरी किसके अंदर आता है? उसका तो काम थोड़ा देर बाद आएगा लिस्ट रिएक्टिव का, लेकिन अभी फिलहाल सल्फाइड लगा हुआ है, मतलब इसके पास तो ऑक्सीजन है नहीं। इसके पास क्या ऑक्सीजन है? नहीं है, तो क्या दे देंगे इसको? ऑक्सीजन। और क्या दे देंगे? हीट। क्या यहां से बना देगा? मेटल ऑक्साइड मतलब कि HgO और प्लस SO2 SO3 सबसे हमको काम नहीं, इतना भी लिख करके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब यहां से HgO को लाएंगे और क्या कर देंगे? इसको फिर से हीट दे देंगे, मतलब कि ये हुआ ना, और हीट देते अगर रह गए, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगा? Hg में, और ऑक्साइड इसका अलग हो जाएगा। तो सर यहाँ पर क्या दूसरा बार में अभी कुछ देर पहले पढ़े थे तो यहाँ कार्बन भी डाल रहे थे, यहाँ पर कार्बन नहीं डालेंगे तो बोलेंगे देख लो यहाँ पे क्या कार्बन यहाँ लगाया गया है। ये मेटल ऑक्साइड के बाद सिर्फ हीट दे करके निकाले, मेटल ऑक्साइड आ जाता है उसके बाद क्या करते हैं? सिर्फ हीट देते हैं, कार्बन नहीं लगाते हैं। यही फर्क है बस लिस्ट रिएक्टिव के एक्सट्रैक्शन में और मॉडरेट रिएक्टिव के एक्सट्रैक्शन में।
ठीक है, कि लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आसानी से छोड़ देता है, कार्बन का जरूरत नहीं होता। क्लियर हो गया यहाँ पे? एक्सट्रैक्शन होता है यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं किसमें? रिफाइनिंग में। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जैसे कि यही Hg जो निकला होगा, क्या वो प्योर फॉर्म में होगा? बहुत सारे इसके अंदर इंप्योरिटीज होगा जो हम लोग को जरूरत नहीं है, तो ठीक है, इसका रिफाइनिंग हम लोग करते हैं। तो रिफाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन हम लोगों को कौन सा तरीका जानना है? जो सस्ता वाला है और जो जल्दी होता है। जैसे कि रिफाइनिंग जो है ना, हम लोग मेल्ट करके भी कर सकते हैं। हेलो, पुस्तुला सुना है? पुस्तुला बोलते हैं, क्या था एगो साइंस लैब में एक चीज का नाम है, तुला करके कुछ है, उसके पहले कौन सा नाम है? स्पैतुला। स्पैतुला एक नाम है। मेल्ट जब करते हैं ना कोई चीज को, ठीक है, तो उसका जो इम्प्योरिटीज होगा, अगर जो कम डेंसिटी वाला होगा इम्प्योरिटीज, तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है ना, ऊपर आ जाएगा। उसको ऐसे करके छान लेंगे, बाहर कर देंगे, निकाल सकते हैं। तो मेल्ट करके भी हम लोग इम्प्योरिटीज को बाहर कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके लिए जो हम लोग हीट दे रहे होंगे, ठीक है, तो उतना हीट देने के बाद, उतना ज्यादा हीट देने के बाद सिर्फ वो अलग करेगा, फिर से तो उसको ठंडा ही करना पड़ेगा, फिर से वो ठंडा होगा। तो क्या यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी का वेस्टेज नहीं हुआ उतना ज्यादा हीट किए? तो इसीलिए हम लोग किसी भी मेटल का सफाई करने के लिए हम लोग मेल्टिंग का उपयोग नहीं करते हैं। हाँ, पहले किया करते थे जब हम लोग को मालूम नहीं था। पहले जब हम लोग को मालूम नहीं था ना सस्ता वाला तरीका, तब तक हम लोग मेल्ट करके निकालते थे। लेकिन जब हम लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, करके भी अगर जो हम मेटल्स का सफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद यही इस्तेमाल होने लग गया। ठीक है, तो अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो कि इस इनरिचमेंट ऑफ ओर का लास्ट टॉपिक है, और ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक में से एक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो पिछला हम लोग पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन, वो उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल फिक्स है। तो हर लेक्चर शुरू करते थे, जितना भी लेक्चर हम शुरू कर रहे थे, तो क्या हर लेक्चर में ये चीज बार बार बोलते थे कि 1 नंबर का बहुत है तो सवाल पूछ लेगा, किसी से 2 या 3 नंबर का बोलेगी पूछ लेगा, अब फिर अगर पूछेगा तो फिर इससे भी पूछेगा, कम से कम 3 नंबर तक का। समझ गए? ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत हार्ड टॉपिक भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, और बहुत ही अच्छे से इसमें मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग करने वाले हैं। तो चलो कोई एक मेटल ले लेते हैं हम लोग, सीधा मेटल का 1 या 2 मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सीखते हैं, और बस बात खत्म हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा वाला। ऐसा डायग्राम जैसे ये बनता है समझ में आ जाता है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ना। 8 क्लास से ही घुमा फिरा करके जैसे तैसे कैथोड एनोड करवा रहा है सबसे, नहीं जी? ए चुप रहो, लवली एक नाना बनते रहा। यहां हम लोग किसका रिफाइनिंग पढ़ने वाले हैं? ए चुप रहो ना, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का रिफाइनिंग पढ़ ले, या फिर जिंक का रिफाइनिंग पढ़ ले। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, देखो तो एनसीईआरटी में किसका रिफाइनिंग दिया हुआ है? कॉपर का ही दिया हुआ है। चलो एक कॉपर का ही पढ़ लेंगे, एक और किसी का पढ़ लेंगे। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो जो हम लोग अभी कॉपर सल्फाइड अभी लिए थे, अरे बोलो नहीं, चलो शुरू से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, कहां कहां से क्या आया होगा। सबसे पहले कॉपर सल्फाइड का एक और मिला होगा, इसमें गैंग पार्टिकल होगा, याद है? कॉपर सल्फाइड, इसमें गैंग पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं था कुछ खास, लेकिन हाँ, इसके इम्प्यूरिटीज को अलग किया जा सकता था। अगर सैंड वगैरह है तो पानी में डुबो लेंगे, सैंड हट जाएगा। मिट्टी है तो पानी में डुबा करके, मिट्टी जो है सॉल्युबल होता है पानी में, वैसे करके हटा सकते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फाइड आ गया। अब इसमें सल्फाइड है, मतलब एस लगा हुआ, मतलब रोस्टिंग कर देंगे। क्या कर देंगे इसका? रोस्टिंग। रोस्टिंग करेंगे तो सल्फर अलग हो जाएगा। रोस्टिंग करते हैं तो ऑक्सीजन साथ में देंगे, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोल दिए। एब्सेंस ऑफ, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में
इसका हीट कर दिए तो यहां से क्या निकल गया जी, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड है, चूंकि कॉपर जो है वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आता है, तो इसका हम लोग ऑक्सीजन हटाने के लिए कार्बन लाते हैं, कार्बन इसका ऑक्सीजन को खींच लेता है, फिर क्या बन जाता है, कॉपर। ये क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर, क्योंकि कार्बन के पास इसका ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, अब ये कॉपर बन गया, तो क्या कॉपर पूरा प्योर फॉर्म में होगा, तो आंसर है कि नहीं होगा, तो इसीलिए इसका हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, अब कॉपर बहुत ही मोटा सा जो हम लोग को मिला होगा, पूरा का पूरा यहाँ लगा दें। नहीं पड़ता, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का रिफाइनिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। वो हम एक क्वेश्चन भी देंगे, वही तुम पहले क्यों पूछ रहे हो, वो हम ऐसे भी क्वेश्चन देते, लिखे हुए हैं कि क्यों हाईली रिएक्टिव मेटल्स का रिफाइनिंग का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, खोजो कहीं कि नहीं खोजो, तो अच्छा यहाँ पे हाईली रिएक्टिव बोलते हैं, कॉपर का जो हम लोग निकाले है ना इतना सारा कॉपर, लगा दिए इसके अंदर। ठीक है, और एक कॉपर का पतला सा एकदम मेटल प्लेट एक और यूज करेंगे। अब तुम लोग सोचोगे सर सबसे पहले जब कॉपर आया होगा, मतलब कॉपर का रिफाइनिंग हम लोग करेंगे, तो उस टाइम मेरे पास कॉपर कहां से आ गया यहाँ पर लगाने के लिए। यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि पहले से एक कॉपर का मेटल जो होगा तुम्हारे पास वो लगा दो, तो फिर से वही बात हो जाएगा सर मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया वाला बात, तो नहीं होगा यहाँ पे कि सर हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन ही कर रहे हैं, अभी कॉपर हमको निकालना ही है, आप बोल रहे हैं पहले से कॉपर ला लगा दो, तो ये कॉपर कहां से आया होगा सर, अब बोलो आंसर इसका, बोलो जी। जो एक्सट्रैक्शन सबसे पहले कॉपर कहीं से मिलेगा तब ना, तो कॉपर का तो हम रिफाइनिंग करें, मतलब कॉपर का एक्सट्रैक्शन अभी अभी हुआ ही है, तो ये कॉपर कहां से आया होगा। तो मूर्खता भरा सवाल है, कुछ ज्यादा ये बहुत हाइप सवाल नहीं है, ये कॉपर कहां से आया होगा। अरे यही एक प्रोसेस थोड़ी है कॉपर निकालने का, हेलो कॉपर निकालने का और भी ज्यादा प्रोसेस है ना जी, ये तो सबसे सस्ता वाला है ना। तो पहले पुराने जमाने में जब ये नहीं पता था, तो दूसरा तरीका से कॉपर तो निकाल लिया गया होगा ना, तो वही कॉपर यहाँ पर लाके लगा दिए। तो एक पतला सा स्ट्रिप है, और ये मोटा जो कॉपर हम लोग निकाले हैं, जो एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो इम्प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर। ये कौन सा कॉपर है, प्योर कॉपर। ठीक है, और ये कौन सा कॉपर होगा, इम्प्योर कॉपर होगा। अब दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया जाए बैटरी को, अरे इधर कहां चले गए, हो गया यहाँ पे कनेक्ट। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, चुप रहेगा तुम, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, मतलब ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया जी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। एक ऐसा किसका काम करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, मारेंगे ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा, केटायन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अच्छा पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाएगा ना, हाँ तो ये एनोड हो जाएगा। ये हो गया एनोड, और यहां क्या है जी, हेलो, निगेटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब कैथोड बोल रहे हैं, तो कैथोड के पास कौन जाता है, केटायन। कैथोड के पास कौन जाता है, केटायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता किसके पास है, तो मेटल्स के पास। किसके पास, तो यहाँ जो भी मेटल जो इंप्योरिटीज वाला छोड़ करके जो भी पार्ट होगा, क्या वो इधर जाने लग जाएगा, अभी नहीं। इसमें हम लोग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन। वो इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर क्लोराइड भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्या है जी, एक इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, तो कॉपर का ही कोई साल्ट सॉल्यूशन होगा। कॉपर का ही क्या होगा, मतलब जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, उसी मेटल का एक और पतला सा
इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, है ना, और उसी मेटल का एक साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में कौन आ जाएगा, कॉपर सल्फेट, CuSO4। कलर क्या होता है कॉपर सल्फेट का, याद है? क्या? ब्लू कलर का होता है। रिया को याद नहीं, झूठ का यस सर बोल दी थी, याद है? अच्छा चलिए, अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, चलो यहाँ एक स्विच भी बना देते हैं, यहाँ पे एक स्विच बना दिए, अभी स्विच ऑफ है कि ऑन है जी? ऑफ है ना? जैसे यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो क्या करंट का फ्लो चालू हो जाएगा? ठीक है, जैसे ही करंट का फ्लो चालू हुआ, ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर छूटने लग जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, छूटने लग जाएगा, मतलब कॉपर प्लस 2 यहाँ पर क्या निकलने लग जाएगा, कॉपर प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रीन पेन से दिखा देते हैं, इसी में लिखा ब्लू पेन से, यहां पर क्या आ जाएगा, कॉपर +2, ठीक है। और ये मोल्टेन स्टेट है यहाँ पे, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है जो लिक्विड स्टेट में होगा वो उसमें भी तो कॉपर पहले से होगा, है ना, तो इसका भी कॉपर Cu+2 छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? इसका भी कॉपर इसके अंदर भी जो कॉपर है Cu+2, और सब कहां जमा होगा, तो ये प्लस वाला जो चार्ज है वो कहां जमा होगा, जाकर के निगेटिव चार्ज के पास, मतलब कि कहां निगेटिव इलेक्ट्रोड, कहां, कैथोड के पास, मतलब कि प्योर कॉपर के पास, यहां पर जाकर के जमा होना देखो चालू हो जाएगा, समझ गए? तो इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा का पूरा प्योर वाला जो मेटल है वो किसके पास, इसके अंदर जो भी प्यूरिटी होगा वो पूरा का पूरा ये प्योर कॉपर के पास जाकर के जमा हो जाएगा, और जो भी इम्प्योर पार्ट रहेगा वो यहाँ बच जाएगा, और नहीं तो फिर यहाँ नीचे आके ये जमा हो जाएगा। और चूंकि ये एनोड के नीचे जमा हुआ है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको? एनोड मड बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहां पर लिखते हैं कैथोड किसका इस्तेमाल किए हम लोग, एनोड किसका इस्तेमाल किए, और इलेक्ट्रोलाइट क्या इस्तेमाल किए, तीनों चीज। चलो, कैथोड किसका इस्तेमाल हुआ है, कैथोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड, किसका इस्तेमाल हुआ, तो प्योर मेटल का। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? प्योर मेटल, जिसका भी एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं उसी का प्योर फॉर्म में जो मेटल होगा उसका। तो यहां पर कौन आ जाएगा, प्योर कॉपर आ जाएगा। यहां पर कौन आ जाएगा, प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। यहां हम इन जनरल लिख दिए प्योर मेटल, आगे भी तो दूसरा चीज का हम लोग एक्सट्रैक्शन ये रिफाइनिंग कर सकते हैं। एनोड पे कौन आएगा जी, तो इम्प्योर मेटल, एनोड पे कौन आएगा, याद ही सब रखना है, एनोड पे आ जाएगा इम्प्योर मेटल, मतलब कि कौन, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट में तो मेटल का ही साल्ट सॉल्यूशन, मेटल का ही क्या आ जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन, मेटल साल्ट सॉल्यूशन, यहां मेटल का साल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल का साल्ट सॉल्यूशन मतलब कौन, तो Cu का साल्ट सॉल्यूशन, तो SO4 लगा दो, CuSO4 हो गया इलेक्ट्रोलाइट में। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, उतार लो इसको। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिए है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट पूरा प्योर कॉपर सल्फेट नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली कॉपर सल्फेट नहीं होगा, इसमें हम लोग कुछ एसिड भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर एसिड क्यों ऐड किया जाएगा कॉपर सल्फेट में? कॉपर सल्फेट जो है वो बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करवा पाएगा, इसीलिए जब हम एसिड डाल देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाएगा। अरे जब भी हम लोग जैसे कि प्योर वाटर है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है? नहीं कर पाता। लेकिन प्योर वाटर में अगर जो हम एसिड ऐड कर देते हैं या बेस ऐड कर देते हैं या फिर सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो क्या वो ये कर देता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? इसीलिए हम लोग इसको, इसके साथ हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, कुछ एसिड। इसीलिए इसको सिर्फ कॉपर सल्फेट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? नहीं, प्योर नहीं लिखेंगे, इम्प्योर भी नहीं लिखेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। क्यों ऐसा लिखा गया वो समझ में आया है? अरे बोलो, एसिडिफाइड क्यों लिखा गया सो? ठीक है, इसीलिए देखो लिख करके रख। अरे अभी 44 मिनट ही हुआ ना जी, उसमें 44 मिनट, हम लोग को तो ज्यादा हो गया। तुम लोग का कितना हो गया? तुम लोग का अभी 1 घंटा हुआ, नहीं 2 घंटा हो गया, 1.5 घंटा,
मतलब 2 घंटा हुआ, लेकिन 1.5 घंटा से ही पढ़ा रहे हैं ना। 7:30 बजे शुरू थोड़ी किए थे, 8 बजे के आसपास शुरू किए, 8:15 से। हाँ यहाँ देख लो, ये वाला पूरा पार्ट उतर गया सबका। चलो इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन करने के बाद इस ये रोक देंगे वीडियो। ठीक है, उसके बाद फिर अगला कोरोजन वगैरह छोटे छोटे टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिटा दें इसको, अभी लिखिए रहा है जी, तो लिखवा दो। तुम क्या कर रही है तुम? बोली भोला है या भोली है? अब वो आयुष है कि आयुषी है? थर्माइट रिएक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन कि थर्माइट रिएक्शन काम कहाँ आता है। जैसे कि सब का भी काम है, आयुष बोल रहा है सर ये सब कोई काम कहाँ है, तो थर्माइट रिएक्शन कोई काम क्यों याद रखे? काम तो है ना ये सब का भी। से एक्सट्रैक्ट अगर हम मेटल का कर रहे हैं, हम भले नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो जितना भी पढ़ रहे हैं उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जितना पढ़े हम लोग का काम आता है ना, जितना ये हम लोग के लाइफ में वो तीसरा चौथा का मैथ उतने में पढ़ लेता है आदमी। ठीक है, नॉर्मल आदमी का जितना काम आ सकता है तीसरा चौथा तक का मैथ, एगो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस अगर पढ़ ले, मतलब कि 7वां क्लास में एक बार पढ़ ले बच्चा, मतलब 2 चैप्टर अगर 5वें बच्चा पढ़ा दिया जाए, काम खत्म हो गया आमतौर पे, है कि नहीं। मैथ में भी, साइंस में क्या काम है? साइंस में कोई काम नहीं, हम लोग इतना पढ़ करके जान रहे, मम्मी लोग बिना पढ़ ले जान जाती है कि नहीं। ठीक है, उनको टर्म भले नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज मालूम है कि कौन चीज क्या होगा, कैसे होगा सब। ठीक है, तो हाँ, थर्माइट रिएक्शन का काम है वेल्डिंग का। थर्माइट रिएक्शन का क्या काम, थर्माइट रिएक्शन कहाँ काम आता है? वेल्डिंग में काम आता है। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम बोले कि एक दूसरा एक रिफाइनिंग भी देख लेंगे जी। मैंने बोले थे क्या जिंक ब्लेंड जो हम लोग जहां से जिंक निकाले थे, तो क्या जिंक का रिफाइनिंग हम लोग देख सकते हैं? आसानी से कर सकते हो कि नहीं जिंक को रिफाइन? अरे बोलो, जिंक को अगर रिफाइन करने का मन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे? जिंक क्या पता बोलती है, जिंक को हम लोग को रिफाइन करना। अभी किसका रिफाइनिंग किए थे? कॉपर का। और अब अगर पूछ दिए तुम लोगों से कि जिंक का रिफाइनिंग करना है तो क्या करोगे? तो प्योर मेटल लेंगे, एनोड पे प्योर मेटल लेते हैं, कैथोड पे है ना, एनोड पे कुछ लिया जाएगा और कैथोड पे और इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा। यही 3 चीज ना। एनोड मतलब इधर साइड वाला तो इम्प्योर जिंक जो होगा वही आएगा, ऐसे करके याद रखो, है ना। और इधर वाला क्या था? कैथोड था। और कैथोड पर क्या होगा? प्योर मेटल जिंक का, मतलब प्योर जिंक ले लेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट किसका लेते हैं? इसी का साल्ट सोल्यूशन, किसका? जिंक का साल्ट सोल्यूशन, तो ZnSO4, लेकिन कैसा? तो एसिडिफाइड। कैसा? एसिडिफाइड। हो गया, बस इतना याद रखना है। यहां से जो इतना मोटा सा इम्प्योर जिंक लेंगे, इससे Zn+2 यहाँ आएगा और Zn+2 यहाँ पर जाकर के पतला वाला में चिपक जाएगा। ये हो रहा है ना, बस। हम जब 10th में थे ना, तो ऐसा 3 गो 4 गो एकदम रट लिए थे कि एक जो एगो आएगा वही लिख देंगे। ठीक है, 3-4 का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रट लिए थे। हाँ, उतना समझ में आता है तब नहीं। ठीक है, तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है सो हमको नहीं मालूम है, 10 दिन के बाद रटना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी समझा दिए, अभी समझ में आ गया होगा, फिर 15-20 दिन के बाद फिर रटोगे ही तुम लोग। ठीक है, हाँ, इस चीज को बढ़िया से अगर समझना है तो 1-2 अभी अगर प्रैक्टिस कर लिए घर में जाकर, लेकिन कहाँ उतना टाइम फुर्सत है ना। इंस्टाग्राम पे आधा घंटा टाइम देना रहेगा, 1 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखना होगा, है ना। कहीं बहुत कम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जमीन पे लौटना भी होगा, रोड पे इधर उधर, है ना, तो बहुत सारा काम रहता है तुम लोग। चलो, तो थर्माइट रिएक्शन का काम तो एक वेल्डिंग का है। ठीक है, पुराने जमाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। केमिस्ट्री हम लोग का इतना ज्यादा डेवलप कर गया ना कि जैसे ही हम लोग थर्माइट रिएक्शन में एक मेटल लेते हैं और एक कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड किस चीज का होगा?
अरे थर्माइट थर्माइट रिएक्शन जो हम लोग को पढ़ना है तो उसमें हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और वो एल्युमिनियम होता है। यहाँ पे एल्युमिनियम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाते किसके साथ? हाँ, तेज 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 बोलो जल्दी। है? अरे हम लोग को बस एक कंपाउंड और उसका एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके खत्म कर लेना है। थर्माइट रिएक्शन वैसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत बड़ा समझाया जाएगा, ठीक है। एक बस एनसीईआरटी है सबके पास, थर्माइट रिएक्शन है कहीं पे लिखा हुआ? पीछे होगा थर्माइट रिएक्शन, देखो कहीं होगा लिखा हुआ। नहीं मिल रहा है तुम लोग को जी? हाँ, निकाल दिया गया, मतलब नहीं मिल रहा है तो डिलीट हो गया होगा। वाह। Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए, इग्नाइट किया जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, एक शब्द इग्नाइट किया जाता है, ठीक है। जिसके वजह से यहां पर बन जाता है, ये है ना, हाँ, यहां पर बन जाएगा Al2O और FeO, Fe और क्या मिलेगा, हीट। हाँ मिला ना, Fe मिलेगा। लेकिन Fe यहां मिलेगा जानते हो किस फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, और प्लस एक्सट्रीम हीट आएगा। चलो इधर, तो वो जो लिखा हुआ है उसको एकदम ऐसे डब्बा बना करके और उसके ऊपर लिख दो थर्माइट रिएक्शन, है लिखा हुआ वहां पे, लिखा हुआ है। चलो ठीक है, यहां देखो क्या है, तो आयरन ऑक्साइड है ये, है ना। इसको क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। इसको कौन सा ऑक्साइड बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। फेरिक ऑक्साइड। यहां पर एल्युमिनियम है, ये किसका काम कर रहा है जी, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम कर रहा है, जब आग लगाना, हाँ हीट दे करके, इग्नाइट बोलते हैं पूरा, डायरेक्टली हीट नहीं देते हैं। इग्नाइट करना मतलब उसको चिंगारी देना, ऐसा समझ लो। अरे बिल्डिंग के टाइम पे देखता है निकलता है एक रे जैसा, है ना, तो उस चीज को इग्नाइट बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वो हीट नहीं होगा, ठीक है। इग्नाइट मतलब ऐसे कोई पटाखा अगर छोड़ते हैं तो पहले कैसे ये निकलता है आगे से, ऐसे करके एक पूरा रे जैसा निकलता है, उस चीज को इग्नाइट बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ क्या करवाए, इग्नाइट करवाए, मतलब फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम लगा करके और उसके ऊपर आग ऐसे फेंकवाई इधर से, ठीक है, एकदम ऐसे करके आग फेंकवाई, उस चीज को क्या बोल रहे हैं, इग्नाइट। जिसकी वजह से ये क्या बना दिया, एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड बन गया और ये आयरन हो गया पिघला हुआ फॉर्म में। आयरन किस फॉर्म में हो गया, पिघला हुआ फॉर्म में, और ये चिपकाने का काम आ जाएगा। जैसे दो चीज जहां टूटा हुआ रहता है, दो चीज जहां टूटा हुआ रहता है, तो ऐसे ही करके एल्युमिनियम एक उसके हाथ में कुछ रहता है, डायरेक्ट ऐसे करके जोड़ देता है कि उसके हाथ में कुछ रहता है, तो वो जो उसके हाथ में वो क्या है, एल्युमिनियम है, वो क्या है, एल्युमिनियम है। और यहां से मारता है आग और लोहे को जोड़ता है, हाँ वो पिघलता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। और ये लोहा जो होता है, लोहा जो है पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये Al2O3 इधर छोड़ो, बहुत सारा छोटा छोटा दाना बनता है वहां पे, जहां पे बिल्डिंग वगैरह देखे हो कभी, बहुत छोटा छोटा दाना बन जाता है, तो वो अलग हो गया और हमारा जो लोहा है वो वहां पर पिघल गया। क्या वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया गया है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया गया, ये तो खास बात है इसका। बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर देना होता तब तो मेल्ट ही कर देते ना आयरन को, अगर जोड़ना था तो बहुत ही ज्यादा खर्चीला प्रोसेस और बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता था, ठीक है। लोहा को पिघलाना बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया, एल्युमिनियम को लोहे के साथ रिएक्ट करवा दिया गया, थोड़ा सा आग दे करके, जिसके वजह से ये पिघला हुआ फॉर्म में आ गया लोहा, और दो लोहा के बीच में पिघला हुआ फॉर्म आया और दोनों को ऐसे करके जोड़ दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे हीट, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट आता है, और उसी एक्सट्रीम हीट के वजह से ये मेल्ट स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड लिखे हैं, ये जरूरी है लिखना, ठीक है। एल्युमिनियम की जगह कार्बन यूज करेंगे तो जितना ये जो इतना ज्यादा हीट निकल रहा है, और कार्बन
और कार्बन जो है यहाँ पर तुमको आयरन जो है कार्बन को आयरन को कार्बन लिक्विड स्टेट में नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम इस्तेमाल ही यहाँ पे इसीलिए किया जाता है ताकि ये रिड्यूस पहले तो करे और आयरन बाहर निकाले और आयरन को लिक्विड स्टेट तक पहुंचाए, ठीक है। इस ये रिएक्शन हम लोग इस्तेमाल ही बस इसीलिए कर रहे होते हैं, ठीक है। जल्दी से लिखो। डिफाइन लिख लो और एक एग्जांपल ये लिख लो, ठीक है। थर्माइट वेल्डिंग भी होता है इसी चीज का, इसको और क्या बोलते हैं? सोल्डिंग आ जाएगा अभी कुछ देर में, जब कोरोजन पढ़ेंगे ना, कोरोजन जब पढ़ेंगे तो उसमें एलवाई बताएंगे, एलवाई में बताएंगे कि सोल्डिंग क्या होता है। नहीं सर, दोनों अलग अलग चीज है। सोल्डिंग मतलब होता है वायर वगैरह को जोड़ने का काम आता है, वो छोटा काम है वो, और वेल्डिंग बड़ा काम है। अरे नहीं तो छोटा मोटा जो वायर हम लोग देखते हैं ना, सर्किट वगैरह, ठीक है, तो उसको जोड़ने का काम आता है। यहाँ देखो थर्माइट रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। थर्माइट रिएक्शन में ये दोनों चीज याद रखना है, क्या क्या है? फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम या रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा, और ऐसे भी एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से। तो एल्युमिनियम क्या कर देगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो आयरन अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ Al2O3, और यहाँ क्या बन जाएगा? आयरन। लेकिन इसका एल्युमिनियम यूज करने का खास बात क्या है कि आयरन को मेल्ट स्टेट में पहुंचा देगा, मतलब लिक्विड स्टेट में पहुंचा देगा, जो कि हम लोग वेल्डिंग करने में आसानी से मेरा काम आ सकता है। और यहाँ पे डेल्टा का साइन बना हुआ है, डेल्टा मतलब यहाँ पे हीट का साइन, केमिस्ट्री में डेल्टा नहीं होता, केमिस्ट्री में हीट का साइन बना हुआ है, ठीक है। डिफाइन क्या लिखा गया है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, है ना, टू प्रोड्यूस क्या बोला? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो इट प्रोड्यूसेस मोल्टेन आयरन एंड द रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे होता है आप लोग का ये भी खत्म। हम लोग को पढ़ना है कोरोजन। कोरोजन के बाद उसी में एक टॉपिक आ जाएगा एलवाई, और लास्ट पार्ट है एक्वा रिजिया।